नमस्कार। आज चैनल दिव्य रश्मि में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो भारत को एक नई दिशा और दशा दोनों देने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री अमरेश राय जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार दिव्य रश्मि चैनल में। धन्यवाद। आप सर एक मुहिम लेकर चल रहे हैं भारत की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित करने के लिए। जी। तो भारत में 1947 के बाद से जो व्यवस्थाएं की गई, क्या इससे लगता है कि भारत की दशा और दिशा परिवर्तित हो सकती है? देखिए, हर समस्या का कुछ समाधान तो होता है, ये सभी लोग जानते भी हैं इस फॉर्मूला को। आज की तारीख में जो स्थितियां हैं उसमें बदलाव सिर्फ एक ही रूप से हो सकता है, और वह है राजनीतिक फाउंडेशन को बदलना, राजनीतिक सोच के फाउंडेशन को बदलना। ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना होगा जो राजनीति को अपना धर्म माने, ये मानकर कि हमें राजनीति को व्यापार नहीं बनाना है। मैंने आपकी ही पत्रिका में कहीं देखा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतवर्ष के लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी। आप सोच कर आप देखिए, और आपके व्यूअर्स के लिए भी यही बात लागू होती है। 1,20,543 लोकसभा सीट्स के लिए, मतलब एक लोकसभा सीट के लिए कितना पैसा खर्च हुआ? लगभग 225 करोड़ रुपए। एक लोकसभा क्षेत्र के लिए अगर 225 करोड़ रुपए सिर्फ इलेक्शन में खर्च हुए हैं, तो वो पैसा आया कहां से? किसी ने तो खर्च किया होगा, किसी के पॉकेट से तो गया होगा। वो पॉकेट कौन सा है? क्या वो पॉकेट करप्शन की वजह से है, या फिर किसी ऐसे व्यापारी का जो उतना खर्च करने के बाद फिर से आपके लोकसभा क्षेत्र में जो 225 करोड़ खर्च हुआ है, उससे वो 2,000 करोड़ खर्च अपना निकालना चाहेगा? 225 करोड़ खर्च हुआ तो वो निकालेगा कितना? 10 गुना, कम से कम 2,500 करोड़। 2,500 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र से, यह उम्मीद होगी। इस प्रकार भारतवर्ष के हर लोकसभा क्षेत्र से, जो इसको देख रहा है आपके भी लोकसभा क्षेत्र से। कैसे होगा? अगर इतना पैसा लोकसभा में खर्च हुआ है, तो कभी हमने सोचा है, हमारे लोगों ने सोचा है, हमारी पब्लिक ने सोचा है, नागरिकों को यह बात समझ में आई है कि ये 225 करोड़ एक लोकसभा क्षेत्र पर, ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक आप कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि सारा संसार अर्थ से चलता है, और अर्थ यदि भ्रष्टाचार का है, एक लोकसभा क्षेत्र से 2,000 करोड़ की कमाई कौन करने वाला है? वो भी भ्रष्टाचार से। कौन करने वाला है? जो जीत कर जाएगा, भ्रष्टाचार कर कर जीतेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा। मान लीजिए मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैं जीत गया, तो इसका मतलब कि मेरे सर पर दबाव है। 250 करोड़ रुपए खर्च हुआ है मेरे जीतने में एक लोकसभा क्षेत्र में। इसका मतलब मेरे ऊपर यह दबाव है कि मैं 2,000 करोड़ रुपए अपने लोकसभा क्षेत्र से निकालकर अपनी पार्टी को दूं, पार्टी के द्वारा जिसने पैसा लगाया है उस तक जाए, पहुंचे। ये मेरे ऊपर दबाव है। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? आप समझ रहे हैं? इसमें बदलाव आवश्यक है। तो इसके लिए क्या वैसे लोग आज के दिन में राजनीति में आना पसंद करेंगे जिनके लिए देश सर्वोपरि होगा, स्वार्थ सर्वोपरि नहीं होगा? आज तो किसी भी दल में लोग जाते हैं तो स्वार्थवश जाते हैं। जी। उनकी स्वार्थ होती है जी। कि मुझे इस दल से
कई दलों का अभी वर्तमान में जो सत्ता में हैं, इनके लोगों का कहना है कि अगर हम कुत्ते को भी खड़ा कर दें अपना लेवल लगाकर वो जीत जाएगा जी। तो ये दुर्भाग्य नहीं है? हाँ, दुर्भाग्य है। ये भाषा अगर किसी ने सोचा है या किसी पार्टी के लोग सोचते हैं तो हाँ, वो थोड़ा घमंड उपजता हुआ दिखता है। लेकिन घमंड इसलिए ऐसा लोगों को हो जाता है कि जो वोट देने वाले भाई लोग हैं वो शायद समझ नहीं पाते कि किसको वोट दें। समझते तो हैं लेकिन कभी कभी वो लोगों की बातों में आकर भटक जाते हैं। इस कारण से अब जो अधिक भटका लेता है वो घमंड में आ जाता है, उसके अंदर वो अहम की भावना हो जाती है। सामान्य रूप से मैं राजनीतिज्ञों की बात कर भी नहीं रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि ये बदलाव हो। लेकिन राजनीतिक कौन व्यक्ति राजनीति करे, कौन व्यक्ति सांसद बनकर आए या विधायक बनकर आए, ये देखना इस जनता का काम है, मेरा काम है, आपका काम है। हमारे प्रोग्राम में लोग आ रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो वास्तव में किसी पॉलिटिकल पार्टी से टिकट चाहते हैं। मुझे राज्यसभा चाहिए, मुझे ये चाहिए। मुझे उनको प्रेम से हाथ जोड़कर मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं ये काम नहीं करता। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं कि आप कम से कम पैसे में इलेक्शन कैसे जीत पाएं। वाह, ये बात जब लोगों को समझ में आती है ना, तो लोग प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और ऐसे लोग जुड़ते हैं जो वास्तव में समझते हैं कि मैं ये कर सकता हूं। उनको दिखाता हूं कि कैसे होता है, उनको विश्वास होता है कि हाँ, हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, लोगों को, पब्लिक को यह समझना पड़ेगा कि मैं कैसे लोगों को चुनूं। क्या यदि आपने किसी एक पार्टी को वोट दिया तो वो पार्टी, वो मान लीजिए आपने सांसद को वोट दिया, तो वो सांसद कौन है? देखिए, सांसद कौन आएगा? आपने जिसको वोट दिया होगा उसमें से कौन सांसद है? अब मैं बता रहा हूं किसको आपने वोट दिया, कौन जीता है आपके यहां। या तो वो किसी पूर्व सांसद या विधायक का बेटा, बेटी, भतीजा, भाई है, पत्नी है, या फिर ऊपर से पार्टी ने सिंबल दे करके किसी को आपके क्षेत्र में लड़ने के लिए भेज दिया, पैराशूट कैंडिडेट, जिसको पैराशूट आप कहते हैं अपनी भाषा में। अब आप सोच के देखिए कि क्या ये उनका बिजनेस नहीं है? किसी को पैराशूट कर दिया, किसी को भेज दिया, तो फ्रेंचाइजी नहीं चल रही है उनकी, व्यापार की। आपके क्षेत्र से जो व्यक्ति रगड़ कर मर रहा है उसको ये लोग टिकट नहीं देते, उसको नहीं देते। उसको कहते हैं तुम वही काम करो जिसके लिए तुम बने हो। अब विधायक जी के बेटे को फिर से विधायकी का टिकट मिल जाता है, सांसद के बेटे बेटी किसी और को, रिश्तेदार को फिर से टिकट मिल जाता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उस बिजनेस पे उनका अधिकार हो गया है। अब जब वो बिजनेस कर रहे हैं अपने बेटे के लिए, तो आप किसको वोट दे रहे हैं? अपने बेटे के लिए वोट आपने दिया क्या? आपका वोट अपने बेटे के लिए, ओके, सांसद ने अपने बेटे के लिए काम किया, अपने बेटे के लिए क्या ले लिया? टिकट ले लिया। आपने अपने बेटे के लिए वोट दिया? आपने कभी वोट दिया अपने बेटे के लिए? यदि नहीं, आज भी समझ जाइए, अभी भी समझ जाइए, आप अपने बेटे के लिए वोट दीजिए। आप इसलिए दीजिए कि आपके बेटे को शिक्षा वास्तव में मिल पा रही है क्या? इनके जीतने की वजह से, या मैं आता हूं तो मेरे जीतने की वजह से क्या आपके बेटे का भविष्य सुंदर होगा, सुरक्षित होगा, स्वस्थ होगा, परिवार आपका स्वस्थ होगा, सुरक्षित होगा, शिक्षित होगा? क्या आपको फायदा होगा मेरे कारण? यदि हां, मेरे कारण आपको वास्तव में फायदा हो रहा है तो आप मुझे वोट दीजिए, वरना किसी और को चुनिए। यह काम आपका है, यह काम जनता का है। लेकिन जनता तो चुनाव के समय अलग इस पे बह जाती है, उनके लिए अलग हवा चलने लगती है, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ठीक है। देखिए, जाति, समुदाय या इस तरह की चीजों के नाम पर जब आप वोट देते हैं तो क्या आपने देखा है, किसी एक पार्टी को ले लीजिए, आप मुलायम जी के पार्टी को ले लीजिए, लालू जी के पार्टी को ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए,
ममता जी को ले लीजिए, मायावती जी को ले लीजिए, स्टालिन को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, उद्धव ठाकरे को ले लीजिए, आप ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करते हैं, अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए करते हैं। आपने अपने बेटे के लिए क्या किया है? आपने अपने बेटे को क्लर्क बनाने के लिए भी वोट दिया क्या? आपने अपने बेटे को दुकान खुलवाने के लिए भी वोट दिया क्या? वो तो मुख्यमंत्री बनवा रहा है अपने बेटे को, आप अपने बेटे के लिए क्या कर रहे हैं? आपके जाति का हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जाति का व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है। आपके लिए अगर काम करे तो आपके जाति का है। मैं यदि आपके लिए काम करूं, आपके लिए, आपके बेटे के लिए काम करूं, तो मैं आपके जाति का हूं। आप मेरे लिए सहयोगी हैं तो आप मेरी जाति के हैं। जाति तो ऐसे होती है ना। जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब, ओके, सो जाति का समझ लीजिए एक बार। जाति एक शब्द है जिसका मतलब होता है मैं जिस रास्ते पर जाता हूं उसी रास्ते पर आप भी जाते हैं, हम दोनों लोग एक ही रास्ते पर जाते हैं, तो दोनों को जाति एक हो जाती है। यदि हम दोनों एक दिशा में जाते हैं तो हमारी दोनों की जाति एक है। क्या आप और आपका मुख्यमंत्री या आप जिसको जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर वो अपने बेटे की सोच रहा है, तो क्या उसने आपके बेटे की सोची? आप अपने बेटे की सोचो ना भाई। जिस दिन आप अपने बेटे की सोच लेंगे उस दिन आप सही जाति में होंगे। सर, ये 1947 में सो कॉल्ड आज़ादी की बात नेता करते हैं, तो क्या लगता है कि सचमुच आज़ादी भारत को मिली है? आजादी, ये क्रांति की बात अगर करें तो फ्रांस की क्रांति के बाद जितनी भी क्रांतियां हुई उसने देश को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया। 1947 में जो आज़ादी मिली अंग्रेजों से, लेकिन आज हर भारतीय के अंदर अंग्रेजियत घर कर गई। उसके बाद आंदोलन भारत में होता है जयप्रकाश जी का परिवारवाद के विरुद्ध, लेकिन उनके सारे चेले परिवारवाद में लिप्त हैं। तो ये कैसी क्रांति हुई भारत में? बिल्कुल ठीक आपने बोल दिया, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पकड़ लिया कि वास्तव में आजादी अपने अपने परसेप्शन से लोग देख सकते हैं। 1947 में जब आजादी मिली तो उस समय आपके देश का बंटवारा हुआ, देश अलग अलग भागों में बंट गया, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बाद में बन गया, उसमें से निकल गया, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये सब निकल गया, बांग्लादेश सब अलग हो गया। आपको क्या लगता है 25 वर्ष के बाद, 23 वर्ष के बाद फिर से 100 वर्ष पूरे हो रहे हो? 1947 के बाद 2047 आने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके देश को कोई और आजादी मिलने वाली हो, एक नया टुकड़ा बनने वाला हो, एक नई व्यवस्था लागू होने वाली हो, और इस बार जो टुकड़ा बनेगा उसमें रक्त के प्रवाह को नदियां भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, मुश्किल से 20, 25, 30 वर्ष। और अब देख लीजिए, आजादी अपने परसेप्शन से, मैं अपनी बुद्धि से आजादी को समझने का प्रयास कर रहा हूं। किसको कौन सी आजादी समझ में आती है, बात कर ले, वो उस पर देख ले आजादी मिली या नहीं। जब अंग्रेजियत ही हावी हो गई, उसके बाद इस्लामिक स्टेट मिलने के बाद भी भारत में इस्लामिक स्टेट की सपना संजोए बैठे लोग हैं, तो ये कौन सी आजादी? हाँ, इस समय वास्तव में डर तो हो गया है। मैं जो बता रहा हूं मुझे डर है, मैं को प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरे अकेले प्रयास से कुछ नहीं होगा। आवश्यकता है सभी को आगे आने की, सभी को समझने की कि अगला पड़ाव कौन सा होने वाला है 2047 में, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं, आज के प्रधानमंत्री जी हमारे कह रहे हैं कि 2047 में विकसित राष्ट्र होगा। सुंदर है, हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या? जो सुरक्षा से खिलवाड़ होने वाला है। कौन से विकास की बात आप कर रहे हैं? आप उस विकास की तो कहीं नहीं बात कर रहे हैं
कि 1947 में लोग अपने जमे जमाए व्यापार को छोड़कर पाकिस्तान के इलाके से भागकर अपनी जान बचाते हुए, अपने लोगों को समाप्त होते हुए देखते हुए भारत आए थे? क्या आप उस आजाद उस विकास की बात तो नहीं कर रहे हैं कहीं? यदि हां, संभल जाइए। वो विकास यदि है तो देख लीजिएगा, क्योंकि 2047 नजदीक है। और यदि मैं भी रहा या मेरी उम्र के कोई भी व्यक्ति रहे तो वो अपनी आंखों के सामने से देखेंगे, अपनी आंखों के सामने देखेंगे उस प्रवाह को। वो प्रवाह कौन सा होगा? सुंदर विकास की यात्रा या फिर रक्त रंजित विघटन की यात्रा? एक तरफ हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, शास्त्र है। हम लोग शस्त्र और शास्त्र की बात करते हैं, तो यहाँ अंग्रेजों के कानून ने आपको नपुंसक बना दिए। आर्म्स एक्ट और तरह तरह के एक्ट लगाकर आप धार्मिक आज़ादी भूल गए, शस्त्र की आज़ादी भूल गए, शास्त्र की आज़ादी भूल गए। तो इससे क्या भारत सचमुच भारत बन के विकसित होगा या इंडिया बन के विकसित होगा? कुछ शब्द हैं, सभी को जानना चाहिए ये शब्द। सभी 4-5 शब्द बोलता हूं मैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति, सुरक्षा, संस्कृति या संस्कार। इन 5 शब्द में से सबसे पहली आवश्यकता किसी के जीवन में कौन सी है? शिक्षा और संस्कार की? नहीं, सबसे पहली जरूरत है सुरक्षा की। ध्यान रखिए, आपके पास लाख शिक्षा हो, संस्कार हो और स्वास्थ्य हो, तीनों हो, संपत्ति हो, चारों हो, सुरक्षा नहीं तो कुछ नहीं है। आपको इस्लामाबाद से, लाहौर से भाग कर आना पड़ा था क्योंकि सुरक्षा नहीं थी। आप जिस दिन आपकी सुरक्षा खतरे में हो गई, अरे एक गाय जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो गाय उस समय किसी को आसपास नहीं आने देती है, अपने बच्चे को सुरक्षित। सबसे पहला काम है उसको सुरक्षा देना। भोजन बाद में, भोजन कौन देगा? कि वो जब समझ जाएगी गाय कि उस गाय का मालिक आ गया है तो मालिक को भी पहले 1-2 बार वो करेगी, फिर उसको आसपास आने देगी। पहले सुरक्षा, पहला काम है सुरक्षा। क्या आप सुरक्षित हैं? क्या आप सुरक्षित हैं? यदि हां तो ठीक है, धन्यवाद। यदि नहीं, और सुरक्षा ध्यान रखिए, सुरक्षा आज की सुरक्षा नहीं होती है। हां, ये मिलिट्री जो होती है वो आज की सुरक्षा के लिए नहीं होती है। मिलिट्री होती है इतनी सुंदर और समृद्ध मिलिट्री होनी चाहिए कि आपसे लोग भयभीत होकर के आपके ऊपर आक्रमण ना करें। आपकी सुरक्षा इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपसे लोग भयभीत होकर के दूर रहें आपसे। क्या वो सुरक्षा आपके पास है? वो देख लीजिए। वो तो आज भी नहीं है। देख लीजिए। अगर नहीं है तो शस्त्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, वो शस्त्र अपने रक्षा के लिए कैसे करना है, चारों तरफ अपनी सुरक्षा कैसे बनानी है। शिक्षा से पहले सुरक्षा, स्वास्थ्य से पहले सुरक्षा, संस्कार से पहले सुरक्षा, सुरक्षा संपत्ति से पहले भी सुरक्षा। तो इसीलिए अपने सभी आराध्य के हाथ में तो शस्त्र है। जी हां, बिल्कुल। जब महाभारत के युद्ध में बंसी बजाने वाला भी चक्र उठा सकता है, बिल्कुल, अपनी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल, तो हम लोग शस्त्र विहीन क्यों? मैंने तो बता दिया क्यों। मैं उस परेशानी पे नहीं जाना चाहता, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आगे की बात करना चाहता हूं। सर, अभी क्या करना है, अभी कौन से सुरक्षा की बात आपको करनी है जी, सॉल्यूशन की बात मैं करना चाहता हूं, हल क्या है। तो राजनीति में कैसे लोगों को आना चाहिए? जिसके पास बहुत सारा पैसा ना हो, 10-20 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए ना हो, जो राजनीति को सेवा के रूप में, देखिए राजनीति में अगर आप सांसद बन जाते हैं ना तो आपको वैसे भी सरकार इतना पैसा देती है कि आपका जीवन चलता है। अब आप राजनीति में 200-400 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए बनाने के लिए आ रहे हैं, तो ये आपके धर्म को धन्यवाद है।
आप कौन से धर्म में हैं मुझे नहीं मालूम, मैं चाहता हूं आपको नहीं आना चाहिए। यदि आप राजनीति में कम से कम पैसा खर्च करके आना चाहते हैं और अपने जीवन को इतना सार्थक बनाना चाहते हैं कि लोग मांग करें सांसद बनने के बाद, आपके क्षेत्र के लोग, कि भाई ये हमारे यहां के सांसद रहे, अब इनके नाम पर हमारा ये रोड होना चाहिए, आपके कारण, आपके नाम पर वहां की जनता मांग करे कि इनके नाम पर हमें रोड बनाना है, इनके नाम पर हमें ये रोड चाहिए। क्या आप वैसी कीर्ति चाहते हैं अपनी, वैसी प्रसिद्धि चाहते हैं अपनी? तो आइए, आपकी जरूरत है इस मां भारती को। कैसे लोग अपना राजनीति में कदम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए आप क्या गाइड करते हैं? बिल्कुल, उनको कुछ सीखना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता भी होना चाहिए। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में एक सीखने की क्या जरूरत है। मेरे भाई, मेरे प्यारे, आप एक मतलब जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो भी सीखते हैं ना, पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक करते हैं, कुछ तो करते हैं, सीखते हैं, और फिर बनने के बाद भी सीखते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, फिर जाते हैं। तो राजनीति जिसका आधार सब कुछ है, उसमें भी तो सीखना पड़ेगा ना। हां, मैं जानता हूं आपका इंटर्नशिप होता है पब्लिक के बीच में, लेकिन इंटर्नशिप के पहले, पब्लिक के साथ मिलने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें जाननी है, और मिलना है तो कैसे मिलना है, कैसे मिलना है, यह समझना तो जरूरी है। सीखिए, बिना सीखे लीडर, याद रखिए, एमएलए का मतलब लीडर, सांसद का मतलब लीडर, और लीडर जो हर दिन नहीं सीखता वो लीडर नहीं बन पाएगा। जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। उम्मीद है कि दर्शक आपसे लाभान्वित होंगे। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच।